नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने पार्लियामेंट यानी कि संसद जो आपका चैप्टर है उसको खत्म किया था और कल ही मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में मैं आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज यानी कि संसदीय समितियां पढ़ाने वाली हूं। और जब हम संसदीय समितियों की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात करते हैं, तो जो ये संसदीय समितियां होती हैं ये क्या काम करती हैं और ये किसके लिए काम करती हैं और कौन कौन सी ऐसी कमेटी है, कौन कौन सी ऐसी समितियां हैं जो कि हमें जो है पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आज ही मैं स्टार्ट कर दूंगी राज्य का विधानमंडल। आज ही मैं स्टार्ट कर दूंगी फिर राज्य का विधानमंडल। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर राज्य विधानमंडल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन विधानसभा और विधान परिषद से आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, समय के साथ सारी चीजें आपको पता चलेंगी। शेखर, रौनक, गोलू, नंदन, गोविंद, आरती, आकाश, श्याम, राजीव, ऋषि, अमित, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं क्लास को और सबसे पहले आपका जो टॉपिक है इसको खत्म करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे आपका राज्य विधानमंडल। तो हेडिंग देना बेटा जी संसदीय समितियां, हेडिंग देना बेटा जी संसदीय समितियां। 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज। ठीक है, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये क्या करती है, एक्चुअली ये ना संसद की हेल्प करती हैं। संसद जो भी काम करती है उसमें उनकी हेल्प करने के लिए ये कमेटियां बनाई गई हैं, ये समितियां बनाई गई हैं। ठीक है, क्यों बनाई गई हैं तो फिर से सुन लीजिए। संसद की उसके कार्यों में सहायता करने के लिए ये संसद द्वारा आपकी जो है समितियां गठित की गई हैं, जो कि संसद के बहुत से कार्यों को संपन्न करती हैं। जैसे आप पहली लाइन क्या लिखेंगे, संसद का बहुत सा काम, संसद का बहुत सा काम, संसद का बहुत सा काम। ठीक है, संसद का बहुत सा काम, बहुत सा काम सदन की, ठीक है, संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा, सदन की समितियों द्वारा किया जाता है, सदन की समितियों द्वारा किया जाता है। संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा, सदन की समितियों द्वारा किया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, संसदीय समितियां वर्तमान, ठीक है, संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का, संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, व्यवस्था का अभिन्न अंग है। यानी कि बेटा एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना अब काम नहीं चल सकता। ठीक है, एक ऐसा आपका इनका काम हो गया है कि संसद इनकी हेल्प के बिना सारे कार्यों को नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होती है। संसद बहुत सारा काम करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाना बेटा संसद का ही काम होता है और संसद बहुत सारे कार्य करती है, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए इन संसदीय समितियों को बनाया जाता है। मैंने लिखा है कि संसद का बहुत सा काम, बहुत सा काम ये समितियां करती हैं और बेटा जी संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संसद, संसद विधायी कार्यों को, विधायी कार्यों, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस,
विधायी कार्यों यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शन, संसद विधायी कार्यों को, संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से करती है, ठीक है। संसदीय विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य, जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया है कि आपकी ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं ये संसद का बहुत सारा काम करती हैं। अब संसद का काम क्या है? तो मैम विधान बनाना, पूरे देश के लिए कानून बनाना, ये संसद का काम होता है। अब उस कानून बनाने में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, उन सभी में ये संसद को हेल्प करती हैं, उसकी सहायता करती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर मैं आपसे अगली लाइन की बात करूं कि ये आपके विधायी कार्यों को संपन्न करती हैं, ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती हैं। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो नियंत्रण किसके माध्यम से करेगी? समितियों के माध्यम से। कंट्रोल किसके थ्रू करेगी? बाय कमेटीज, पार्लियामेंट्री समितियों के द्वारा कंट्रोल करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि आपके यहाँ पे संसदीय सरकार है, क्योंकि आपके यहाँ पर पार्लियामेंट्री आपकी गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय सरकार में आपको ध्यान रखना है कि कार्यपालिका और विधायिका में कोऑर्डिनेशन होता है, सह संबंध होता है, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशंस होते हैं। और रिलेशन कैसा? कि कार्यपालिका जो भी काम करेगी उसके लिए वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर आपसे कोई गलती होती है तो कौन आपकी डांट लगाता है? आपके पेरेंट्स। तो ऐसा ही विधायिका और कार्यपालिका का संबंध है, जैसा आपका और आपके पेरेंट्स का होता है। मैम कल आपने बताया नहीं, 50 मेंबर वीडियो बंद हो गई है, 50 मेंबर्स वीडियो बंद हो गई। धीरज आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर आपका कोई टेक्निकल इशू है तो आप इस बारे में मुझसे डिस्कस करके आपको कोई फायदा नहीं है। आप कॉलिंग टीम का नंबर उठाइए और उनसे कांटेक्ट कीजिए, वही आपको जो है इसके बारे में बता पाएंगी। आर्टिकल में नहीं है। संसदीय समितियां संसद के द्वारा गठित की गई समितियां हैं और ये किसी भी आर्टिकल में नहीं है, क्योंकि संविधान में इनके बारे में बहुत प्रावधान, मतलब संविधान में इनके बारे में प्रावधान नहीं है। मैम आप कितना पढ़ा चुकी? अल्पा जी इतना ही पढ़ाया है जितना बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। आगे सुनिए, आगे, इसीलिए इन सबकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? संसदीय समितियां एक प्रकार से, संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद के रूप में, लघु संसद के रूप में संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। यानी कि इनको स्मॉल पार्लियामेंट कहा जाता है, इनको लघु संसद बेटा कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। लघु संसद,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बेटा नेक्स्ट लिखना, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार की होती हैं, जिनमें पहले को हम कहेंगे स्थायी समितियां। स्थायी समितियां जिन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज, जिन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटी। और दूसरी होती हैं आपकी, पहले स्थायी समझ लो कि स्थायी समितियां किसे कहते हैं। स्थायी समितियां किन्हें कहेंगे? तो ध्यान रखना, स्थायी समितियां किसे कहेंगे? वे समितियां जो हमेशा कार्य करती रहती है। वे समितियां जो हमेशा कार्य करती रहती हैं, जो हमेशा कार्य करती रहती हैं, जो रेगुलर कार्य करती हैं। जैसे आपकी राज्यसभा है, वो हमेशा काम करती रहती है। क्या करती रहती है? जो आपकी, ध्यान से सुनना, जो आपकी बेटा राज्यसभा, मैंने आपको बताया था, वो परमानेंट हाउस है, वो स्टैंडिंग हाउस है। आप परमानेंट कहो स्टैंडिंग कहो, एक ही बात है। तो जो स्थायी समितियां ये हमेशा काम करेंगी, कार्यकाल किसका खत्म होगा? इसके सदस्यों का। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये तो हमेशा काम करती रहती हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। जैसे राज्यसभा हमेशा काम करती है और उसके सदस्य आते जाते रहते हैं, ऐसे ही स्थायी समितियां भी होती हैं। और दूसरी होती हैं बेटा तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एडहॉक कमेटीज कहते हैं। एडहॉक कमेटीज, ठीक है, एडहॉक कमेटीज कहते हैं। और जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? ऐसी समितियां जो किसी विशेष कार्य, ऐसी समितियां जो किसी विशेष कार्य, जो किसी विशेष कार्य या विशेष उद्देश्य के साथ, या विशेष उद्देश्य से बनाई जाती हैं, और इनका कार्य समाप्त होने पर, ये भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो मैं अभी आगे लिख देती हूं, आप जल्दी से यहां पर इस चीज को लिख लीजिए कि ऐसी समितियां जो किसी विशेष कार्य के लिए स्पेशल फंक्शन या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से बनाई जाती है, और जैसे ही उसका वो काम पूरा हो जाता है वो समाप्त हो जाती है। और इनका कार्य समाप्त होने पर ये समितियां भी समाप्त हो जाती हैं। ये समितियां भी समाप्त हो जाती हैं। ये समितियां भी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने एडहॉक होती हैं और बेटा जी स्टैंडिंग होती हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि मैम स्थायी मतलब परमानेंट, समिति हमेशा बनी रहेगी, सदस्य आते जाते रहेंगे। मैम जी यहां से प्रश्न बनता है? बिल्कुल बनता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपका क्वेश्चन होता है ना कि प्रश्न कैसे बनेगा, ये मुझसे मत पूछो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखो। कुछ काम खुद से भी करो, खुद के भी एफर्ट्स लगाओ। जब क्वेश्चन देखोगे तो चैप्टर भी अपना आप समझ में आएगा। हर काम टीचर के ऊपर मत छोड़ो, कुछ काम खुद से भी करो बेटा।
खुद भी कुछ एफर्ट्स लगाओ। मैंने ये कमेंट कई बार पढ़ा है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख ही नहीं रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा के चली जाऊं, आप सबको सही मान के बैठे हो। ठीक है, आ रहे हैं कृष्णा जी, सब बताएंगे, पेशेंस रखें थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगी, स्थायी समिति की। तो स्थायी समिति में आप पहले पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। इसका नाम आपने सुना होगा, प्राक्कलन समिति, जिसको आप कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी, और इसके बारे में लिखना संसद की सबसे बड़ी समिति। संसद की सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सबसे बड़ी समिति। दूसरा, इसमें सदस्यों की संख्या, इसमें कुल सदस्यों की संख्या, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। सॉरी, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। और 30 के 30 कहां से आते हैं? लोकसभा के, लोकसभा से। ये 30 के 30 सदस्य बेटा एक हाउस जिसको आप कहते हैं लोकसभा, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, उस लोकसभा से इसके 30 के 30 सदस्य आते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, आगे जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आगे क्या है? प्राक्कलन समिति। अब ये जो समिति है मैम, अगर हम इसके गठन के बारे में बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, या ये समिति जो है इसमें, और ये ध्यान रखना, ये लिख देना इसमें, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, केवल लोकसभा के सदस्य बेटा इसमें होते हैं। ठीक है, केवल लोकसभा के। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये परमानेंट है, स्थायी समिति है, स्थायी नहीं है। लिखा हुआ है मैंने सामने, स्थायी और स्थायी में पहली हम पढ़ रहे हैं प्राक्कलन समिति। क्या पढ़ रहे हैं? पहली हम इसमें पढ़ रहे हैं प्राक्कलन समिति, और लिखा हुआ है फिर भी आप पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे अब हमें क्या पढ़ना है? इसका गठन। इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। गठन कब हुआ था? 1950 में। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ मेंबर्स, टेन्योर ऑफ मेंबर्स। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। कितना होता है बेटा? 1 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि इसका गठन कब होता है, मतलब किस समय पर होता है, तो लिखना बजट पारित होने के पश्चात, बजट पारित होने के पश्चात इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन किया जाता है। ये प्रश्न कभी भी बन सकता है कि ये समिति जो है ये कब बनाई जाती है, तो आप कहेंगे एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जब बजट प्रस्तुत हो जाता है, आपका जो बजट है वो आपका यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसे लिखना, इसका गठन, मैंने वो नहीं लिखा ना, इसका गठन, 1 मिनट, बजट पेश होने के पश्चात, पारित की जगह लिखो पेश,
बजट पेश होने के पश्चात। और पेश कहाँ होता है बजट, ये तो पता है ना कि बजट कहाँ पेश होता है, कल ही बताया था, लोकसभा में पेश। कौन करता है, वित्त मंत्री। सारे फैक्ट बताए थे बजट के। अब मुझे पता है आगे आगे तो भागने की तुम्हारी आदत है, लिख रही हूं सब कुछ फिर भी चैन नहीं है कि मैम कार्य तो आपने बताया नहीं। बेटा मौका तो दो मैम को, तभी तो बताएंगी कार्य। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन कार्य, सरकारी खर्चों में कमी करने की सिफारिश करना, सरकारी खर्चों में कमी करने की सिफारिश करना, सिफारिश करना, इसलिए इसे मितव्ययता समिति कहा जाता है, इसलिए इसे मितव्ययता समिति कहा जाता है। ये बजट के बाद पेश होती है, क्यों, क्योंकि इसका काम है कि सरकारी खर्च जो ज्यादा बढ़ रहे हैं उनको कम करवाना। जब बजट आपका आ जाता है तो बजट आने के बाद ही ये समिति बनती है, क्योंकि बजट में जो आपके प्रावधान किए गए कि भाई एजुकेशन पे इतना खर्चा, हेल्थ पे इतना खर्चा, एजुकेशन पे इतना खर्चा, योजनाओं पे इतना खर्चा, तो ये क्या करेगी कि उनमें देखेगी कि भैया ये जो बजट बनाया गया है क्या इनमें कमी करी जा सकती है। तो ये उनके जो प्रोविजंस है बजट के उनमें कमी करती है कि यहाँ पैसे को बचाया जा सकता है, यहाँ सरकारी खर्च को कम किया जा सकता है, और यही इसका काम होता है। इसीलिए इसे मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार के खर्चों को कम करने के लिए काम करती है कि भैया कम से कम खर्चा हो सकता है अगर आप ऐसे ऐसे कर लो, तो यही इसका काम होता है बेटा। और इसी की तरह एक दूसरी समिति होगी जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसे आप कहते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये आपकी स्थायी समितियों में दूसरी समिति है, लोक लेखा समिति, जिसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये आपको ध्यान रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे हम कहते हैं बच्चा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करते हैं, हैप्पी जी अगर आप एक लाइन भी लिख देते ना तो भी मुझे दिख जाता, इतना कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। गठन इसलिए कि सदस्य तो चेंज होते हैं ना हैप्पी जी, आप सुन ही नहीं रहे इसका मतलब, और अभी भी कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। इधर देखना जरा, मैंने क्या लिखा है कि सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो जब नए सदस्य आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको गठन करना ही तो कहेंगे। अरे भैया गठन 1950 में हुआ है, इसका स्थायी है 1950 से अब तक ये समिति काम कर रही है। सदस्यों का कार्यकाल मैंने ये कब बोला है कि बार बार गठन हो रहा है, मैंने यही तो बोला है कि सदस्य आएंगे और जाएंगे, है ना, सदस्यों का कार्यकाल बदल रहा है ना। हरीशचंद्र आर्य जी, क्योंकि ये जो समिति बनाई गई है ये केवल लोकसभा के सदस्यों के साथ बनाई गई है, इसलिए इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हो बेटा, कोई तरीका है ये आप लोगों का, मतलब कैसे भी करना है, अच्छे से पढ़ना ही नहीं है किसी भी दिन। इतना कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप मुझसे वैसे भी पूछ लेते कि ये स्थायी समिति, अरे तो स्थायी है तो कभी तो गठन हुआ होगा ना, राज्यसभा स्थायी है तो उसका भी तो कभी गठन हुआ था ना, 1952 में बनी थी राज्यसभा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1950 से ये समिति अभी तक काम कर रही है लगातार। कौन चेंज हो रहा है, सदस्य चेंज हो रहे हैं बेटा, है ना। आगे देखिए, मुझे नहीं पता भाई लूसेंट में मिल जाएगा या नहीं, ठीक है चलो आगे देखिए। नेक्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी, जब हम इसकी बात करते हैं तो इस समिति का गठन
1921 में 1919 के भारत शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो समिति है, इस समिति का गठन किसके आधार पे किया गया है, तो आप कहोगे कि 1919 के अधिनियम के आधार पे मैम किया गया है। ठीक है, और आप यहां पे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो कि गठन किसके कहने पे किया गया था, तो जॉन मथाई के कहने पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर। और वो किसकी सिफारिश पर किया गया है, तो 1919 के अधिनियम में यह कहा गया कि एक पब्लिक अकाउंट कमेटी बननी चाहिए, एक लोक लेखा समिति बननी चाहिए। और यह भी ध्यान रखना क्योंकि इस समिति का गठन सबसे पहले हो गया था, इसीलिए इस समिति को क्या कहा जाता है, इस समिति को यहां से लिखूंगी अब मैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका लिख चुकी हूं। अब देखना, इस समिति को या ऐसे लिख सकते हैं, यह संसद की सबसे पुरानी समिति है, यह संसद की सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट कमेटी, सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट कमेटी, सबसे पुरानी समिति है, यह संसद की सबसे पुरानी समिति है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इसमें लिखेंगे कुल सदस्य कितने होते हैं, तो मैम इसमें 22 होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य बेटा राज्यसभा से होते हैं। एक प्राक्कलन समिति ही ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं, लेकिन इसमें दोनों का ही बेटा जो है आपके सदस्यों को शामिल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे अब यहां पर भी अगर आप लिखोगे, इस समिति से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न भी मैं आपको बताने वाली हूं। अब आपको लिखना है कि इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ मेंबर्स सेम रहेगा बेटा, 1 वर्ष। ठीक, 1 वर्ष रहता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि जो ये प्राक्कलन समिति है, इस प्राक्कलन समिति का इसके अध्यक्ष से क्वेश्चन आता है। समिति का अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन होता है, चेयरमैन ऑफ कमेटी, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है वो होता है आपका विपक्षी दल का नेता, यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन पार्टी, ठीक है, विपक्षी दल का नेता ये होता है आपका। और ध्यान रखना यह परंपरा 1967 से चल रही है, 1967 से चल रही है। आगे इसी में अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समिति में, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न भी यही है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लोक लेखा समिति है, उस लोक लेखा समिति में एक परंपरा है, और वो परंपरा बनी 1967 में कि ये लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो ऑपोजिशन पार्टी का होगा, यानी जो विपक्षी दल होता है जिसे आप एंटी पार्टी कहते हैं, उसका होगा हमेशा। और इसको मनोनीत किया जाएगा, और मनोनीत करने का काम, मनोनीत को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेट। क्या बोलेंगे?
नॉमिनेट, मनोनीत किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। और नॉमिनेट कौन करेगा? तो नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 22 सदस्य होते हैं। इसका सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सदस्य दोनों सदनों से लिए जाते हैं। इसके अध्यक्ष को अगर हम बोलें तो कभी भी रूलर पार्टी का मेंबर इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसका अध्यक्ष हमेशा बनेगा विपक्षी दल का नेता। और उस नेता को मनोनीत करने का काम कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है? आगे देखिए। अब आपका सबसे जो हमें समझना है और समझने वाली चीज भी है कि भाई इसका कार्य क्या होता है, इस समिति का कार्य, इसका फंक्शन क्या है। तो समिति का कार्य क्या क्या होता है? देखो, सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंसेस, सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंसेस यानी कि सरकारी खर्चे, सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग को रोकना, दुरुपयोग यानी कि मिसयूज, दुरुपयोग को मिसयूज, दुरुपयोग को रोकना, सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग को रोकना। ठीक है, 1 मिनट। सॉरी, चलिए आगे देखिए। तो सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग को रोकना मतलब जो सरकारी पैसा है उसका मिसयूज ना हो। मिसयूज कैसे होता है? जब बेटा भ्रष्टाचार होता है, जब करप्शन होता है। तो करप्शन जो होता है, भ्रष्टाचार जो होता है, उसको ये समिति रोकने की कोशिश करती है। और मैम कैसे रोक सकती है? तो आपको मैं आगे चल के एक व्यक्ति पढ़ाऊंगी और उस व्यक्ति को आपने मेरे मुंह से शायद पहले सुन भी लिया हो। उस व्यक्ति को हम कहते हैं कैग। दूसरा काम इसका क्या होता है? ये पहला काम है। दूसरा, कैग की रिपोर्ट की जांच करना, कैग की रिपोर्ट की जांच करना, जांच करना यानी कि इन्वेस्टिगेट ऑफ द रिपोर्ट, नहीं, इन्वेस्टिगेट द रिपोर्ट ऑफ कैग, इन्वेस्टिगेट द रिपोर्ट ऑफ कैग, रिपोर्ट ऑफ कैग। ठीक है, कैग एक रिपोर्ट बनाता है, मतलब एक रिपोर्ट जो है उसका वो करता है, ऑडिटिंग करता है कि सरकार के जो खर्चे हुए हैं वो सही जगह पे हुए हैं, नहीं हुए हैं। और फिर कैग की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद को देते हैं और बेटा संसद जो है वो इस रिपोर्ट को इस समिति को दे देती है। और ये समिति इस रिपोर्ट की जांच करती है कि कैग ने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही है या गलत है। और अगर इसको कोई भी कंफ्यूजन होती है इस कैग की रिपोर्ट में तो ये सहायता भी किससे लेती है? कैग से। इसलिए आप एक फैक्ट और लिखेंगे, पब्लिक अकाउंट समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र और मार्गदर्शक यानी कि फ्रेंड एंड गाइड कौन होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम है कैग। कैग को आप कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैग का बारे में हम पढ़ेंगे, इसको आप फटाफट से नोट कीजिए एक बार जल्दी से।
ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है। ये चीजें हो गई। कैग क्या करता है, कैग की रिपोर्ट की ये जांच करती है। इसको कोई भी दिक्कत अगर रिपोर्ट में लगती है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आती, तो फिर ये कैग की हेल्प भी लेती है। और बेटा इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कैग इसका फ्रेंड और गाइड भी होता है। मैं बोल रही हूं प्रदीप कुमार जी की कैग पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, तो आपको कैग पढ़ाऊंगी मैं। अभी थोड़ा सा मैंने बताया कि कैग का काम होता है, जैसे मान लो सरकार है, सरकार ने कोई खर्चा किया किसी स्कीम के लिए, उसने 100 रुपए लिए, 100 रुपए लेते नहीं है, लेकिन आप मानो कि किसी स्कीम के लिए सरकार ने 100 रुपए लिए कि हम इस स्कीम पे 100 रुपए खर्च करेंगे, तो उसके जो खर्चे हुए हैं उनको लिखता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को कहते हैं सीजीए, और वो जो सीजीए अकाउंट बनाता है फिर वो उस अकाउंट को देता है कैग को, और कैग फिर ये इन्वेस्टिगेट करते हैं बेटा कि जो उसमें अकाउंट मेंशन है, मतलब सरकार ने 100 रुपए लिए थे, तो क्या वो 100 रुपए वहीं पे खर्च हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो बाकी कहां गए। कैग की फुल फॉर्म नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पढ़ाऊंगी बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन में आप पूरी पॉलिटी थोड़ी ना पढ़ लोगे, ये होता है आपका, ठीक है। मुझे लगा था आज ही मैं विधानमंडल शुरू कर दूंगी, चलिए कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट कमेटी देखेंगे जो कि 3rd नंबर की कमेटी है, और उसको हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग, यह आपकी नेक्स्ट कमेटी है। लेकिन इससे पहले मैं एक फैक्ट और लिखवाना चाहूंगी, जो कि आपको नोट डालकर लिखना है। ऊपर ही लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए, अगर जगह नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भूल गई थी, अब देखना। एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति और पब्लिक अकाउंट कमेटी, शॉर्ट में लिख दिया है पब्लिक अकाउंट कमेटी को जुड़वा बहन कहते हैं। बेटा बहुत पूछा जाता है, जुड़वा बहन यानी कि ट्विन सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहन कहते हैं। मैम क्यों कहते हैं इनको ट्विन सिस्टर? ट्विंस का मतलब तो होता है जो एक जैसे दिखते हैं या एक जैसी कार्य प्रणाली होती है, तो बिल्कुल होती है बेटा। आपकी जो लोक लेखा समिति है, हर्षित भी बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रही हूं, उसको गुस्सा होना नहीं कहते हैं जिसे आप गुस्सा होना कह रहे हो। अगर मैं गुस्सा होती तो फिर मैं क्लास नहीं लेती। और आप ये सब कमेंट्स मत किया करो बिल्कुल भी। मैंने गुस्से में ऐसा, मतलब मैंने क्या बोल दिया जिससे ये प्रदर्शित हो गया कि गुस्सा हो गई मैं आपसे? आपके कौन से प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देती हूं? आप बुक मुझे कमेंट बॉक्स में भी अगर आप टैग करते हो उसका भी मैं आपको आंसर देती हूं, और आप बस लिख देते हो कि मैम गुस्सा हो गई। बेटा यहाँ पे मैं आपके साथ जोक नहीं मार सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं जोक मारूंगी तो वो आपको एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन तीसरे दिन आप खुद कहने लगोगे कि मैम ना, टैग करोगे मेरा नाम और लिखोगे बहुत बड़ा बड़ा अक्षरों में कि मैम हमें पढ़ाती नहीं है, वो तो सिर्फ क्लास में मस्ती और मजाक करती हैं। बेटा मस्ती और मजाक का टाइम अलग होता है और पढ़ने का टाइम अलग होता है। मैंने कल भी बोला था कि हो सकता है कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे मेरी गलती तब है जब मैं आपकी चीजों को न सुनूं या आपको नहीं समझाऊं। अब देखिए, आप ऐसी बातों पे गुस्सा नहीं होंगे कि हिंदी की क्लास कब होगी। मैं 10 बार बोल चुकी हूं कि किसी टीचर को दूसरे टीचर का शेड्यूल नहीं पता होता, लेकिन आपको फिर भी पूछना है। आपको टेक्निकल जो इशू होते हैं उनको भी मुझसे ही पूछना है। आप क्या चाहते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास, आप खुद समझ सकते हो ये चीज, आपने अगर नवीन सर की भी क्लास ली होगी तो वो भी हमेशा ये कहते हैं कि टीचर से उसके विषय के बारे में पूछो, टीचर से उसकी क्लास के बारे में पूछो। आप टेक्निकल प्रॉब्लम मुझसे पूछ रहे हो, आप क्लासेस कब होंगी मुझसे पूछ रहे हो, शेड्यूल्स तक आप मुझसे पूछते हो। आपके कमेंट नहीं लो तो मैम आप जो है कमेंट नहीं लेती।
कुछ भी बोलने ही नहीं देते टीचर को। ये चाहते हो कि आप कंट्रोल कर लो टीचर को, बोल दो तो आप बोल क्यों रही हो, आप कमेंट क्यों ले रही हो, क्या चाहते क्या है आप लोग, क्या करें हम लोग, कठपुतली है क्या। और फिर कहते हैं कि मैम गुस्सा भी मत करो। कम से कम ये तो सोचा करो बेटा कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चीजें है ना ये काम आएंगी लाइफ में, हंसी मजाक काम नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। और पढ़ने वाले बच्चे बनो। पढ़ने वाले बच्चे कमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ क्लास पे फोकस करते हैं और वही सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए आगे। देखो नेक्स्ट कमेटी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रही थी कि इनको जुड़वा बहन क्यों कहते हैं। जुड़वा बहन बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही बेटा जी आपके सरकारी खर्चों को कम करते हैं। सरकार के जो खर्चे हैं उनमें कमी करने की कोशिश करते हैं और दोनों ही सरकार को ये सजेशंस देती हैं कि कैसे इन चीजों को किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इन्हें जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि बेटा इनका कार्य जो है वो एक जैसा होता है, इसलिए। ठीक, आगे देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये आपकी नेक्स्ट स्थायी समिति है जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ, तो पहली बार इसका गठन 1964 में किया गया था। इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो बेटा सदस्य होते हैं 22। इसमें भी सेम रेशो रहता है, 15 लोकसभा से और बच्चा 7 राज्यसभा से। अब मैंने आपको 3 समितियां पढ़ाई, तीनों में मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, बाकी दोनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य होते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सदस्यों का कार्यकाल तीनों में सेम रहेगा। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि मैम सेम होता है, 1 वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद देखना अध्यक्ष की नियुक्ति पूरा लिख देती हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सदस्यों में से, जो 22 सदस्य हैं उनमें से, सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों में से ही की जाती है। कौन से सदस्य मैम, तो बेटा ये 22 सदस्य। जो ये 22 आपके मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई भी एक को लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो आपका चेयरमैन अपॉइंट कर देते हैं इस समिति में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आगे आपको ध्यान रखना है इसका काम क्या होगा, तो इसका कार्य हमें जानना है मैम। कार्य होता है सरकारी विभागों यानी कि डिपार्टमेंट्स, सरकारी कंपनियों यानी कि कंपनीज, के आय और व्यय यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस, आय और व्यय। ठीक है, आय और व्यय
की आय और व्यय की जांच करके रिपोर्ट बनाना। बस इतना आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा इस समिति में। यह आपको ध्यान रखना है। सदस्यों को कौन चुनता है? तो इनडायरेक्टली यहां पर सदस्यों को जो है इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है, इनडायरेक्ट तरीके से। आयुष राज जी आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से ही सदस्य बनते हैं और उसी हाउस के मेंबर इनको चुनते हैं कि हमारे हाउस से ये जाएंगे और दूसरा कहेगा कि हमारे हाउस से ये जाएंगे। अब रेशो उनको पता होता है कि लोकसभा से 15 रहेंगे और राज्यसभा से 7 रहेंगे, तो लोकसभा के सदस्य अपने हाउस से 15 लोगों को और राज्यसभा के सदस्य अपने हाउस से 7 लोगों को भेजेंगे। ध्यान रखना, किसी भी समिति में मंत्री कभी भी सदस्य नहीं होता, सदस्य हमेशा MP होता है, मिनिस्टर कभी सदस्य नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। PAC का फुल फॉर्म है पब्लिक अकाउंट कमेटी। विवेक यादव जी पीछे लिखा हुआ है, ये रहा पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक, आगे देखिए, तो ये समिति हो गई। अब बेटा आपकी जो बचती है वो लास्ट कौन सी समिति बचती है? लास्ट बचती है मैम, मतलब एक और कमेटी आपने बताई थी जो एक और टाइप की थी, जिसे आपने कहा था तदर्थ समिति। आपकी स्टैंडिंग में बस वही इंपॉर्टेंट कमेटी थी, तदर्थ समिति। तदर्थ समिति में बेटा आपकी एक होती है प्रवर समिति, प्रवर समिति, और इसी की दूसरी होती है संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति। अब क्योंकि इनकी कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एडहॉक कमेटीज हैं। कैसी कमेटी हैं? तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि ये एडहॉक कमेटीज हैं। एडहॉक कमेटी यानी कि तदर्थ समितियां हैं। ठीक है, सारी की सारी कैसी समितियां हैं? तदर्थ समितियां हैं, एडहॉक कमेटीज हैं। ठीक, आगे अगर हम प्रवर समिति की बात करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम जो है, एक मिनट, जो प्रवर समितियां हैं मतलब जो एडहॉक कमेटियां हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो एडहॉक कमेटी का मतलब होता है जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? द सेलेक्ट कमेटी, द सेलेक्ट कमेटी। और इसको कहते हैं द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। क्या लिखेंगे? किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, जो कि मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूं। जैसे मान लो कि किसी भी स्कीम के लिए पैसे लिए गए, किसी योजना के लिए पैसे लिए गए, अब पैसे लिए गए 1000 करोड़, 1000 करोड़ लिए गए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 1000 करोड़ रुपए जिस स्कीम के लिए लिए गए मैम, वहां पर केवल खर्च किए गए उसमें से कुछ रुपए, मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं 1000 करोड़ था, तो हम ये मान सकते हैं कि आप ये मान लो कि 1000 में से हमने कितना खर्च कर दिया? 800, तो 200 करोड़ कहां गया? 200 करोड़ कहां गया? करप्शन हुआ। अब वो करप्शन क्यों हुआ? अगर हमें इस चीज को इन्वेस्टिगेट कराना है तो हम एडहॉक कमेटी बना देंगे। या फिर मान लीजिए किसी एग्जाम में करप्शन हो गया, किसी एग्जाम में करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, तो एग्जाम में करप्शन क्यों हुआ, इसके लिए क्या बना देंगे? कमेटी। तो ये जो कमेटीज होती है ना बेटा, ये जो कमेटीज होती हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी जो एडहॉक कमेटीज हैं, ये अपने काम को पूरा करके ये खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है, ये जब बनती हैं जब कोई स्पेशल आपका कोई मोटिव होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। अब अगर प्रवर समिति बनानी है तो प्रवर समिति जो होती है ये आपकी ये लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की
अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है, राज्यसभा की अलग और लोकसभा की अलग। अब इसमें सदस्य कितने होंगे? सदस्यों की संख्या इस वाली में होती है 30। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अगर लोकसभा की बनेगी तो 30 सदस्य कहां से आएंगे? लोकसभा से। 30 सदस्य लोकसभा से। और बेटा अगर राज्यसभा की बनेगी तो 30 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यसभा से। जब ये दोनों सदन अलग अलग बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रवर समिति। ठीक, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो एक होती है संयुक्त प्रवर समिति। इसे क्या कहेंगे? जब दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से सदस्य लेकर एक समिति बनाई जाती है। और जब ये संयुक्त बनेगी, जॉइंट बनेगी, तो बेटा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 45, जिसमें से 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। तो एक होती है प्रवर समिति और आपको ध्यान रखना है कि एक होती है आपकी संयुक्त प्रवर समिति। दोनों का गठन विशेष उद्देश्य के लिए, अलग अलग बनेंगी तो 30-30 सदस्यों के साथ, और अगर दोनों सदनों की एक समिति बनेगी, दोनों सदनों से सदस्य शामिल होंगे, तो रेशो रहेगा 30 और 15 का, यानी टोटल सदस्य रहेंगे 45। अगर मैं बात करूं और आप मुझसे ये पूछना चाहें, इनकी रिपोर्ट को लेकर कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट देने का समय 3 माह होता है। 3 माह होता है, वैसे 3 माह होता है, लेकिन अगर रिपोर्ट पहले देनी हो तो समिति को बता दिया जाता है। यानी कि बेटा फिक्स नहीं है कि 3 महीने में ही देनी है। ये एक क्राइटेरिया है कि 3 महीने में तो देनी है, लेकिन अगर पहले देनी है तो भी समिति को बता दिया जाएगा। और अगर मैम 3 महीने में पूरी नहीं हो पाए, 3 माह में भी अगर पूरी ना हो पाए, 3 माह में भी रिपोर्ट ना दे पाए तो सरकार से और समय भी मांग सकती है। ये आपको दोनों पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं कि ऐसे केसेस भी बन सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, नहीं वेट कर सकते 3 महीने, है ना, कोई भी एडहॉक कमेटी है तो उसके लिए 3 महीने का समय होता है मैक्सिमम, लेकिन हो सकता है कि उसमें ज्यादा टाइम लग जाए। तो ये होती हैं आपकी कमेटी, यही इंपॉर्टेंट कमेटीज होती हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है, यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।